आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या है। पहला सवाल है क्वेश्चन वन। प्रोपीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? प्रोपीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, प्रोपीन में देखा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हमने बताया था कि जो पी ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल के बगल वाले हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। पाई या पी ऑर्बिटल के बगल वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। विकल्प आपका है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और पांचवा है, चौथा है 5। ठीक है, देखिए प्रोपीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मैंने बताया कि पाई या पी ऑर्बिटल के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। तो अगर हम देखें प्रोपीन में, यह प्रोपीन है। प्रोपीन में ये sp2 है और ये sp2 है। इस sp2 कार्बन के बगल में जो हाइड्रोजन है, इसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है यही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। तो कौन सा विकल्प सही है? 3, अर्थात विकल्प भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 2 मेथाइल ब्यूटीन या आइसोब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? अगला सवाल देखते हैं, 2 मेथाइल ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? 2 मेथाइल प्रोपीन, सॉरी, अगला सवाल है 2 मेथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटीन। 2 मेथाइल प्रोपीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, अब 2 मेथाइल प्रोपीन देखिए, सीधे विकल्प देखते हैं। ये तो प्रोपीन है। यदि हम इसके इस कार्बन पर यानी कि नंबरिंग करें तो पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, इस दूसरे कार्बन पर एक CH3 लगा दें तो ये 1 2 और 3 यानी 2 मेथाइल प्रोपीन हो गया। 2 मेथाइल प्रोपीन क्लियर है। इस 2 मेथाइल प्रोपीन पर देखिए ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। ये कार्बन कैसा है? sp2। इसके बगल इधर और इधर वाले जो कार्बन है इन्हीं के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। क्वेश्चन, 2 मेथाइल प्रोपीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है यदि पूछा जाता है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस पे है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला सवाल देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन अस्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, कभी स्थायी कभी अस्थायी। अगला सवाल है हाइपर कॉन्जुगेशन है
कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, पहला है काल्पनिक परिघटना। काल्पनिक परिघटना परिघटना दूसरा है स्थायी स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट। स्थायी का मतलब परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट। तीसरा है काल्पनिक तथा स्थायी, काल्पनिक तथा स्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव तीसरा है। चौथा है नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में कुछ भी नहीं। उपरोक्त में कुछ भी नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए कैसा इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक परिघटना है, एक इमेजिनरी इफेक्ट है, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, अर्थात विकल्प सी सही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्परेरी नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट होता है, पहला। और दूसरा जो है यह स्थायी प्रभाव है। काल्पनिक परिघटना से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक है इसका मतलब क्या? काल्पनिक से हमारा आशय यह होता है कि जो विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उनको हम अलग नहीं कर, जो विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बनती हैं उनको अलग कर पाना संभव नहीं होता। हम उनकी केवल कल्पना करते हैं। जैसे ईश्वर है, गॉड है, गॉड को हकीकत में प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। हम केवल ईश्वर के उपस्थिति की परिकल्पना, कल्पना करते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से तो अगर कहीं कहा जाए काल्पनिक परिघटना, काल्पनिक काल्पनिक परिघटना, इसका क्या मतलब होता है? विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं को वास्तव में प्राप्त करना संभव नहीं होता, उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। एक लाइन लिख लीजिए, विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं, हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं को अलग करना या प्राप्त करना संभव नहीं होता। अलग करना या प्राप्त करना संभव नहीं होता। करना संभव नहीं होता है। ये वास्तविक अस्तित्व इनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा। अगला सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। हाँ, 3 सवाल। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल में हाइपर कॉन्जुगेशन को किस और नाम से जाना जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को, प्रश्न 4 देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को जाना जाता है।
किस और नाम से जाना जाता है? पहला इसमें है, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव। बी मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक प्रभाव। चौथा जो है, सॉरी तीसरा होगा, तीसरा विकल्प तीसरा है आयोनाइजेशन इफेक्ट, आयनन प्रभाव। और चौथा है बेकर तथा नाथन प्रभाव, बेकर एंड नाथन प्रभाव। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको और क्या नाम दिया जाता है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर और नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की परिघटना सबसे पहले किसने दिया था? बेकर और नाथन ने। इसलिए हम इस प्रभाव को बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन से कक्षक उत्तरदायी हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से कक्षक, शायद छठा सवाल होगा, चौथा था, पांचवा सवाल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रतिभाग करने वाले कक्षक हैं होते हैं। कौन से कक्षक प्रतिभाग करते हैं? अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में। पहला देखिए, सिग्मा सिग्मा इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शन सिग्मा ऑर्बिटल्स का। दूसरा है पाई पाई इंटरैक्शन, पाई ऑर्बिटल्स का इंटरैक्शन होता है। तीसरा है सिग्मा से पाई स्टार इंटरैक्शन। चौथा है पाई स्टार से सिग्मा स्टार इंटरैक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर से ध्यान दिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसे ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है और यहां जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्डिंग होता है और एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। अर्थात किन ऑर्बिटल्स का इंटरैक्शन होता है, किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, किन ऑर्बिटल्स के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। गुड इवनिंग मौसम पांडे जी, नमस्कार। चलिए 2 लोग आ गए हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा कहीं तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम बीच बीच में देखते रहते हैं।
आपके कमेंट को कहीं किसी को डाउट होगा तो बताएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में किन ऑर्बिटल्स का किस प्रकार का ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। अभी तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा रिवर्सिबल या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स या ऋणात्मक हाइपर कॉन्जुगेशन, ऋणात्मक हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में इंटरैक्ट होने वाले ऑर्बिटल या कौन से ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट होते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, कौन से कक्षकों का अतिव्यापन होता है या इंटरैक्शन होता है, जो भी कह लीजिए, अतिव्यापन होता है। तो देखिए किन ऑर्बिटल्स का रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, एक बार इसको देख लीजिए फिर हम बताते हैं। जैसे अगर यहाँ क्लोरीन लिखा है, वैसे कल की क्लास में बताया है, या कोई ऋण विद्युतीय परमाणु यहाँ जुड़ा है अल्फा कार्बन पर, और यहाँ जो है देखिए ये sp2 कार्बन है, यह भी sp2 कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है sp3 है। इस पे एक सिग्मा बांड है और यहाँ एक पाई बांड है, ये पाई बांड है और ये सिग्मा बांड, अर्थात इसको हम हटा दें, ये जो लिखा है थोड़ी जगह हमें मिल जाए। तो देखिए है क्या, यहाँ पर एक पाई बांड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाई बांड में होते हैं, और ये सिग्मा बांड है, सिग्मा में एक सिग्मा बॉन्डिंग होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये रिक्त होता है। जो बॉन्डिंग है इस बॉन्ड में 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल, एक सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। तो यह पाई बॉन्डिंग अपना इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को देता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, यहां नया पाई बॉन्ड बनता है, अर्थात ऐसे इस प्रकार से Cl माइनस ये होता है, ठीक है। यहां बॉन्ड टूटता है यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो सिग्मा बॉन्डिंग किसमें जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। यही अतिव्यापन होता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से कक्षक अतिव्यापन करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन किस कक्षक से किस कक्षक में होता है, सिग्मा बॉन्डिंग से पाई बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। चलिए विकल्प देखते हैं, विकल्प 4 लिखते हैं, हमने बता ही दिया है क्या होगा। अब विकल्प लिखते आप लोग, औपचारिकता पूरी करनी है केवल हमें। सिग्मा से सिग्मा, दूसरा सिग्मा से पाई, तीसरा पाई से पाई, तीसरा जो है सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, और चौथा है पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग ये दोनों तो नहीं पाए जाते, हाइपर कॉन्जुगेशन में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ये हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये कहां होता है, रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ये रिवर्स या नेगेटिव जो भी कह ले, रिवर्स कह ले या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। तो विकल्प क्या है, यही हमने किसका पूछा है, हमने जो है रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये पूछा है। कपिल जी गुड इवनिंग, 2-3
संख्या कम रहती है आप लोगों की, आ नहीं रहे हैं लोग, कई लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं। और इस बैच को रात में शुरू करने का यही कारण था कि लोग दिन में कहीं न कहीं बिजी रहते हैं, रात में सब ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी संख्या ज्यादा नहीं हो पाती है। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड रहता है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, नहीं लाइव ज्वाइन कर सकते तो। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को जानते हैं किस नाम से? एक तो हमने बेकर नाथन देखा, लेकिन और 2 और नाम हैं, उन नामों से भी जाना जाता है, उनके भी प्रश्न देखा जाए। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। पहला नो बॉन्ड रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा डबल बॉन्ड रेजोनेंस, चौथा कुछ भी नहीं, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड रेजोनेंस या नन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को किस नाम से जानते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। कारण क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है तो अल्फा कार्बन पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, ये बॉन्ड है। और जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से आगे की तरफ होता है तो ये बॉन्ड इधर चला जाता है और ये बॉन्ड इधर जाता है, अर्थात क्या होता है? ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और ये बॉन्ड भी टूट जाता है। लेकिन यहां पर एक नया बॉन्ड बनता है और यह इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है। यहां पर क्या हो गया? कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसको हम नो बॉन्ड, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस रिजोनेंस को नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक ये बॉन्ड समाप्त हो गया और ये बॉन्ड समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, बॉन्ड टूट जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन 7 होगा शायद, क्वेश्चन 7 था तो क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, देखिए एक और नाम, एक तो हमने बेकर नाथन प्रभाव के कहते हैं इसको, दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, तीसरा एक नाम इसके लिए और यूज होता है, वो क्या होता है ये देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है पाई रेजोनेंस, दूसरा कहते हैं सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस, तीसरा कहते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस, और चौथा कहते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई रेजोनेंस। तो इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। वैसे सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है,
इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक पाई ऑर्बिटल, इसलिए इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अगला देखा जाए, नेक्स्ट जो है प्रश्न देखिए, किसके स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन का नगण्य महत्व होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, किसके स्थायित्व में हाइपर कॉन्जुगेशन का नगण्य भूमिका है। ठीक है, विभिन्न जो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की परिघटनाएं हैं, वे यौगिकों को या हम कहें विभिन्न स्पीसीज को, अणुओं को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की परिघटनाएं हैं वो क्या करते हैं, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है या विभिन्न मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, उनको स्टेबलाइज करने का कार्य करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का किसके स्टेबलाइजेशन में न्यूनतम रोल है, लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, यही प्रश्न हमारा है। ठीक है, निम्न में से किसके स्टेबलाइजेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का नगण्य महत्व है। निम्न में किसके स्टेबलाइजेशन में, स्टेबलाइजेशन का मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करने में, स्टेबलाइजेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का नगण्य महत्व है। हाइपर कॉन्जुगेशन का नगण्य महत्व होता है। ठीक है ना। पहला जो मॉलिक्यूल है वो है बेंजीन। दूसरा है 2-ब्यूटीन। तीसरा है मेथाइल कार्बोनियम आयन, एथाइल कार्बोनियम आयन। और चौथा है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। इनमें किसके स्टेबलाइजेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का विशेष योगदान नहीं है। किसी एक में विशेष योगदान नहीं होगा, बाकी में होगा। तो होगा तो कैसे होगा ये भी देखते हैं। और जिसमें नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन का योगदान, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन जो है अपनी भूमिका अदा कर रहा है स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अगर हम पहले विकल्प को देखें तो पहला विकल्प क्या है, बेंजीन। पहला विकल्प हमारा क्या है, बेंजीन। बेंजीन के स्टेबलाइजेशन में किसका योगदान है, किस परिघटना का, रिजोनेंस का, अनुनाद का। बेंजीन की ये दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं और ये एक दूसरे में फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं और इसी परिवर्तन के कारण इनमें बहुत ज्यादा स्थायित्व होता है। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी में किस रासायनिक परिघटना का योगदान है, रिजोनेंस का, अनुनाद का, न कि हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है ना। ये स्टेबिलाइज्ड है रिजोनेंस द्वारा, स्टेबिलाइज्ड बाई रिजोनेंस। तो ये किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड है, रिजोनेंस द्वारा, अनुनाद द्वारा। अर्थात पहले के स्टेबलाइजेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं है, पहला ही विकल्प सही है। बाकी दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा है 2-ब्यूटीन।
तो दूसरे में देखिए कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन अपना योगदान देता है। 2 ब्यूटीन अर्थात दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये है ना। इसके बगल ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ये इधर जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रदान होती है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल में, जैसे अगर आप किसी शहर में नई जगह जाते हैं और वहां आपके कई ठिकाने हो, कई परिचित नात रिश्तेदार हो, आप इनके इनके यहाँ आने जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आपका वहां मन लगता है और शहर में आपका स्थायित्व तो ज्यादा बना रहता है, आप जल्दी गांव भाग के नहीं जाते। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप ऊब जाएंगे, 2-4-10 दिन में या महीने 20 दिन में आप भाग के घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो डीलोकलाइजेशन है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाता है, एक बार ये बॉन्ड इसको उधर ढकेलने में सहयोग करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। उसी प्रकार से इधर 3 है, ये इधर ढकेलने में सहयोग करते हैं। इसका जो है इधर उधर डीलोकलाइजेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन योगदान करते हैं और ये इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तो महत्वपूर्ण रोल है हाइपर कॉन्जुगेशन का है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जितने 4 विकल्प हमने लिए थे, देखिए जो 4 विकल्प लिए थे, ब्यूटीन में हाइपर कॉन्जुगेशन का महत्व है, एथाइल कार्बोनियम आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन का महत्व है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इसी में महत्व नहीं है। यह किसके द्वारा स्टेबिलाइज्ड है, रिजोनेंस के द्वारा, न कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो रेजोनेंस द्वारा न्यूनतम स्टेबिलाइजेशन, यानी किसके स्टेबिलाइजेशन में रेजोनेंस का महत्व नगण्य है, नगण्य महत्व बेंजीन के, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए सवाल है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विस्थापनों की प्रबलता, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, क्वेश्चन जो भी होगा 7वां 8वां हमें लगता है कि 10वां सवाल होगा। 10वां सवाल देखिए, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की प्रबलता का क्रम, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विस्थापनों की प्रबलता का क्रम देखिए क्या होता है। सीधे सही उत्तर लिख देते हैं, विकल्प न बना के याद रखिएगा। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विस्थापनों की प्रबलता का क्रम। अगर हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखें तो रिजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है ना। इसमें रेजोनेंस की प्रबलता सबसे अधिक होती है। अगर कहीं रेजोनेंस प्रभाव है और हाइपर कॉन्जुगेशन है तो सब कुछ रेजोनेंस के अनुसार होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की भूमिका वहां कम होगी, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, सही जो विकल्प है वही हम लिख दे रहे हैं, और सबसे कम प्रबलता होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। इसमें देखिए यही सही विकल्प है, पहला विकल्प बना लीजिए, इसी को सही कर लीजिए, गलत विकल्प छोड़ देते हैं, इसी को उल्टा सीधा करके लिख देंगे, अलग अन्य विकल्प बन जाएंगे। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई
एंड पी इलेक्ट्रॉन, पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। यहां किसका डिलोकलाइजेशन है? सिग्मा पाई ऑर्बिटल का। यहां पर जो है सिग्मा का, सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का। इनमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल होता है, आंशिक रूप से डिस्प्लेसमेंट। डिलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन एक एटम से हटके दूसरे के बीच में चले जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में उन्हीं एटम के बीच में रहते हैं, केवल हल्का सा विस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, इनमें डिलोकलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन पे कुछ सवाल रहे, और हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक इसी पे हम लोग समाप्त करेंगे। अब आगे हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। इस वीडियो को ब्रेक करके, चूंकि ये टॉपिक समाप्त हो रहा है, हम नया वीडियो फिर से शुरू कर रहे हैं। आप लोग फिर से ऐप में लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आते हैं, फिर से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम डिस्कनेक्ट करके, ताकि वीडियो दोनों सेपरेट हो जाए, टॉपिक सेपरेट रहें।